तो पहले बात तो मैं आप लोग को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया और आज क्लास जो चालू नहीं हो पाई है, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक हमारे सर मिले हैं जो कि इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने भी आने वाले हैं। तो बड़ी ही मुश्किल से सभी सर मिले हैं, जहाँ पे सर ने बताया कि मैं आपको आर्ट्स 12th का 10th का भी आर्ट्स के बारे में हमने जिम्मेदारी दी है और इंग्लिश की जिम्मेदारी दी है। तो बहुत खुशी की बात है। अब जो है हमारा क्लास रुकेगा नहीं। अब इस बार जैसे मैंने आपको वादा किया था कि पिछली बार से बहुत बेहतर इस बार जो है आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो जैसे पिछली बार मैथ साइंस को मैं तो संभाल ही रहा हूँ, उर्दू वगैरह संभाल ले रहा हूँ। सर आप सोशल साइंस अगर संभाल दिए तो भाई फिर तो इस वाले को संभालना हो जाएगा। तो सोशल साइंस और इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी था, 12th क्लास के लिए और जरूरी था। तो ये वीडियो 10th के लिए भी 12th के लिए, 10th के लिए फायदा ये कि 10th का इंग्लिश का भी कवर होगा और 10th का आर्ट्स के सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे टीचर है, आर्ट्स के ही स्पेशलिस्ट टीचर है। और 12th में भी आर्ट्स से पढ़ाएंगे, 12th इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बाकी हिंदी की भी अगर रिक्वायरमेंट होगा तो ये भी हिंदी पढ़ा सकते हैं, अच्छा नॉलेज है साहित्य के बारे में। तो मैं सर को बुलाना चाहता हूँ, सर यहाँ पे आएंगे और इनसे रूबरू होंगे। फिर आपकी जो है 12th की जो पहली क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। तो ये है प्रेम सर, इनका नाम प्रेम है। तो ये हमारे ही नवादा जिला के ही रहने वाले हैं, कौवाकोल। अगर आप लोग कोई बहुत से स्टूडेंट कौवाकोल के जो है एडमिशन लिए थे तो शायद जानते होंगे, तो यू कैन। तो ये कौवाकोल के रहने वाले हैं, नवादा जिला के। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बस मैं क्या बोलूँ, सर की देखिए पढ़ाने की शैली देखिए और बताइएगा फिर मेरे को कमेंट करके। ओके, और आपको भी इनसे भी प्रेम हो जाएगा क्योंकि नाम ही है प्रेम सर। चल लीजिए, बच्चों से कॉन्टेक्ट होइए। थैंक यू सर, साउंड ठीक है। सबको मेरे तरफ से, बच्चों मेरे तरफ से नमस्कार, प्रेम भरा एकदम। और हम स्टार्ट करेंगे आज 12th क्लास का नया चैप्टर, आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर से मेरी बातचीत हुई और बातचीत के दरमियान सर ने जिक्र किया कि आर्ट्स की ज़रूरत है। तो मुझे भी लगा कि नहीं, सर से जुड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नवादा ज़िले में कोई ऐसा बच्चा होगा जो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन को नहीं जानता होगा, क्योंकि इनके इतने सब्सक्राइबर हैं और इतने ऐप पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके आप सबकी मदद करना मुझे उचित लगा और वही मैं करने आया हूँ। चलिए, सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और पहला क्लास मेरा है। थोड़ा सा शुरुआत करते हैं सर, शुरुआत किया जाए। चलिए हम लोग आपको बता देते हैं पहले कि 12th में आपको ज्योग्राफी के साथ साथ मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। हिस्ट्री के बाद आपका इंग्लिश पेपर होगा, इसको भी आपको पढ़ा दूंगा, और साथ में पॉलिटी जिसको कहते हैं, या आप कोई इकोनॉमिक्स लिए होंगे या कोई होम साइंस लिए हुए। इसलिए जो भी आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। और इस बार जो आप पढ़ेंगे, और ये दावा के साथ मैं कहता हूं कि इस बार जो पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, बशर्ते मेरा एक ही शर्त है कि जैसे जैसे मैं चलूंगा साथ में आप भी चलें। जितना मेहनत मैं करूंगा उससे डबल मेहनत आपको करना होगा, तभी आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि क्या पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। उस पहले टॉपिक को एक बार हम ध्यान से देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम विषय सूची की बात करते हैं। तो विषय हमारा पहले हम पढ़ेंगे कि भाई हमने आपका टॉपिक रखा मानव भूगोल। तो भाई मानव भूगोल का परिचय क्या होगा। कोई आपसे सवाल कर सकता है कि मानव भूगोल क्या है, तो आप क्या कहेंगे। तो हम सबसे पहले परिचय जानेंगे, इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर जानेंगे मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। तीसरा हमारा पॉइंट है मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। चौथा
पॉइंट हमारा है मानव भूगोल की क्या परिभाषा हो सकती है, क्योंकि अलग अलग भूगोल के जो जानकार थे उन्होंने भूगोल के बारे में, मानव भूगोल के बारे में अलग अलग परिभाषा दिया है, इसलिए उन परिभाषाओं के बारे में जानेंगे और सबसे अंत में हम जानेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र कहां है, कौन कौन मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, कौन कौन से उप क्षेत्र हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आगे हम देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले सवाल उठेगा कि भूगोल के जनक कौन है। सवाल आपसे कर सकता है, आप कोई भी विषय पढ़ते हैं तो पूछ सकता है हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के जनक कौन है। तो याद रखेंगे भूगोल के जो जनक है वो इरेटोस्थनीज है। और सवाल यह भी उठेगा कि इरेटोस्थनीज कहां के थे, तो वो ग्रीक यानी यूनान के थे और बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तो आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तो यही क्लियर हो गया। सवाल ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन भूगोल के जनक माने जाते हैं, तो भूगोल के जनक हम मानते हैं इरेटोस्थनीज को, जो कहां के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। अब दूसरा हम परिचय की ओर बढ़ेंगे। सवाल यह भी उठ सकता है कि भूगोल है क्या। हम भूगोल पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं भूगोल क्या है। लेकिन भूगोल के बारे में आप जानिए, जैसे भूगोल को अगर हम लिखे तो भू जोड़ गोल लिख सकते हैं। भू का मतलब होता है भूमि और गोल किसी भी चीज का शेप होता है, आकार होता है किसी वस्तु का। तो हमारी भूमि कैसी है, गोल है। उसी भूमि के बारे में हमें पढ़ना है, उसी भूमि की बनावट के बारे में पढ़ना है। जस्ट लाइक आप मेरे फेस को देखिए या अपने फेस को देखिए, इसको अगर भूमि मानते तो कहीं पर नाक है, कहीं पर मुंह है, कहीं पर कान है, तो कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा। ठीक जस्ट लाइक हमारी भूमि है। भूमि पर कहीं पहाड़ है तो कहीं नदी है, कहीं झरना है, यानी वो अलग अलग संरचना में। तो हमारी भूमि जो है वो गोल है, लेकिन गोल पूरी तरह नहीं है, वो अपने धुर पे थोड़ी सी चपटी है, यूं कहे तो नारंगी जैसी है। तो यहां पर जानेंगे भूगोल का मतलब भूमि क्या है, गोल है। भूगोल के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से हम जानते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के रूप, उसके प्राकृतिक संसाधन जैसे पर्वत, अभी मैंने चर्चा किया, मैदान, सागर और इन सब से मनुष्य का क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी विषय को कहते हैं भूगोल। भूगोल क्या है, एक विषय है। भूगोल क्या है, पृथ्वी गोल है। भूगोल है क्या, तो भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पृथ्वी में जो जो चीजें मौजूद है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो झरना हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, या उनका संबंध, जैसे हमारा संबंध वन से है, हमारा संबंध वन के जीवों से है, हमारा संबंध ये पर्यावरण से भी है। तो जो हमारा उनका संबंध है, इस संबंध को हम जहां पढ़ते हैं, जिस विषय में पढ़ते हैं, उस विषय को हम कहते हैं भूगोल। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं इस बात को कि भूगोल है क्या, तो हम बोलेंगे सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के रूप, उसके प्राकृतिक संसाधन, पर्वत, मैदान, सागर और इन सब का संबंध किसी मनुष्य के साथ कैसा है, जिस विषय में इसको अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं भूगोल। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे। जो भी डाउट होगा पूछने में बेझिझक रहिए, बिंदास तरीके से पूछिए, एक एक बिंदु को हम क्लियर करेंगे। कोई भी बिंदु में अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पर फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो में जरूर उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, अनुभाविक और व्यवहारिक है। भूगोल के बारे में बताया जा रहा है। समाकलनात्मक का मतलब होता है कई चीजों को मिला देना। भूगोल पृथ्वी अकेला नहीं है, पृथ्वी में बहुत सारी चीजें मिली हुई है। अभी हमने बात किया भूगोल पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी पहाड़ है, पृथ्वी पर आपकी नदी है, पृथ्वी पर आपका तालाब है, वायुमंडल है, ये सारी चीजें। तो वही आपको कह रहा है एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, अनुभाविक और व्यवहारिक है। अब आते हैं कि भूगोल भैया आपका है द्वैतवाद सिद्धांत पर आधारित है। भूगोल किस पर आधारित है? द्वैतवाद। द्वैतवाद का क्या मतलब होता है? दो बातों पर आधारित है। सीधी सी बात हम जानेंगे। कितने बातों पर आधारित है? दो बातों पर। द्वैत का मतलब क्या होता है? दो, यानी दो बातों पर आधारित है। कौन कौन भैया? एक आपका क्या है? भौतिक भूगोल। क्या है? भौतिक भूगोल। दूसरा हमारा क्या है? मानव भूगोल। भूगोल की दो बातें पर आधारित है ये भूगोल, जिसका पहला पार्ट को हम बोलते हैं भौतिक भूगोल और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मानव भूगोल। अब मानव भूगोल और भौतिक भूगोल क्या है उस पर देखिएगा। देखिए भौतिक भूगोल का मतलब होता है जो हम अपने पास देख रहे हैं,
पर्यावरण, जलवायु, गर्मी, आर्द्रता, उष्णता, ये जो देख रहे हैं ये भौतिक वातावरण में आता है। तो भौतिक भूगोल की बात अगर हम करें तो भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, जलवायु का किया जाए, प्राकृतिक आकृति आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम भौतिक भूगोल कहते हैं। अब बात करते हैं मानव भूगोल क्या है। आपको समझ में आ गया भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल कहने का मतलब जिसमें हम जलवायु का अध्ययन करें, जिसमें हम आर्द्रता का अध्ययन करें, जिसमें हम उष्णता का अध्ययन करें, जलवायु वगैरह का अध्ययन करें, उसी चीज को हम कहते हैं भौतिक भूगोल। जबकि मानव भूगोल कहता है कि भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मनुष्य क्या करते हैं, कृषि करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, उद्योग धंधे चलाते हैं। तो जिसमें मनुष्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य क्या कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं मानव भूगोल। और जिसमें हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं, उष्णता के बारे में अध्ययन करते हैं, आर्द्रता के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक भूगोल। आगे हम देखेंगे। अब सवाल उठेगा कि मानव भूगोल का उद्भव, यानी भूगोल तो बहुत पहले से है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी आज से है, लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से हमारी पृथ्वी है। लेकिन मानव भूगोल की जो चर्चा हुई विस्तार रूप से, मानव भूगोल का जो विकास हुआ, मानव भूगोल जो इतना अस्तित्व में आया, वो लगभग 18वीं शताब्दी से ही आया। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपका बनेगा कि मानव भूगोल कब से विकसित हुआ, मानव भूगोल का विकास कब से हुआ, कब वो अस्तित्व में ज्यादा आया। तो वो समय था 18वीं शताब्दी। भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल, देखिए मानव भूगोल के जन्मदाता, देखिए हमने पहले बोला भूगोल के जन्मदाता, भूगोल में बताए भाई कौन से है, इरेटोस्थनीज, ये भूगोल के हैं। लेकिन अगर हम मानव भूगोल आपसे कोई पूछ लेगा, मानव भूगोल कोई आपसे पूछ लेगा, तो मानव भूगोल के जो जन्मदाता है उनका नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। याद रखेंगे दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग शाखा के जनक हैं। ये पूरे भूगोल के जनक आपका इरेटोस्थनीज है। लेकिन कोई आपसे अगर मानव भूगोल के बारे में पूछ दे उसके जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजेल है। फ्रेडरिक रेडजेल एक बहुत बड़े भूगोलवेता थे, उन्होंने ही मानव भूगोल को जन्म दिया है, उन्हीं को जन्मदाता माना जाता है। आगे हम बात करेंगे रेडजेल ने क्या कहा। रेडजेल ने कहा पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे। आगे हम पढ़ेंगे कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, लेकिन इस चीज के वो क्या थे, समर्थक थे। इनका पुस्तक जिसका नाम था एंथ्रो, आपको थोड़ा सा यहां डाउट है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां भी आपका क्लियर हो गया। कोई पूछेगा कि रेडजेल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप बोलेंगे एंथ्रोपोजियोग्राफी। किसी ने पूछ दिया एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा, तो आप बोल देंगे भाई रेडजेल ने लिखा। तो ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ में आपका चल रहा है। तो रेडजेल की एक शिष्या थी जिसका नाम एलन सेम्पल था। तो यह भी सवाल उठ सकता है कि एलन सेम्पल किसकी शिष्या थी। शिष्या का मतलब जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप मेरे स्टूडेंट है, विद्यार्थी, वैसे ही लड़की में कोई अगर रहेगी तो वो शिष्या कहलाती है। तो एक लड़की थी जिसका नाम एलन सेम्पल था और वो किसकी शिष्या थी, रेडजेल का। थोड़ा सा लिखने में ये थे। अब आइए, अब हमको तीन अलग अलग बिंदु को विस्तार से पढ़ना है इस चैप्टर में। आगे मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। अब यहां पर देखिए मानव भूगोल का प्रकृतिकरण ये क्या है, इसके बारे में समझिए। प्रकृतिकरण का मतलब होता है एक समय था, आप देख रहे हैं यहां चित्र, यह समय था आदि मानव के टाइम का समय था। इस समय कोई भी मनुष्य होता था तो वो जैसे बादल कड़कता था वो डर जाता था, कहीं आग अचानक देख लिया तो भी डर जाता था। यानी किसी भी प्राकृतिक घटना से वो बहुत ज्यादा डरता था और प्रकृति के हिसाब से वो चलने का प्रयास करता था। इसी चीज को कहा गया है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब मानव अपने जीवन प्रकृति के हिसाब से बदलता था। यानी जैसे प्रकृति चलती थी वैसे एक समय में मानव चलता था। उसे प्रकृति से बहुत ज्यादा डर लगता था। पहले तकनीक वगैरह नहीं था, मानव प्रकृति के अनुसार चलता था, वह डरता था, प्रकृति की सुनता था और प्रकृति की किसी भी डर से वो पूजा भी करता था। इसी को कहा गया मानव का प्रकृतिकरण, क्योंकि मानव किसके अनुसार चल रहा है,
प्रकृति के अनुसार चल रहा है। और जब मानव प्रकृति के अनुसार चलना शुरू कर दे, या जब चलता था, उसी चीज को हम कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। लेकिन आगे हम अगर बात करते हैं मानव प्रकृति का मानवीकरण, अब क्या हुआ, प्रकृति मनुष्य के अनुसार चलने लगी। जैसे अभी मुझे गर्मी लगने लगी, सर ने फैन चालू कर दिया। पहले था गर्मी अगर आपको लग रही है तो आप कोई फैन वगैरह का व्यवस्था नहीं था, आपको ऐसे ही झेलना पड़ेगा, प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जब मनुष्य ने क्या किया, अपने अनुसार प्रकृति को ढाल लिया, तो उस चीज को कहा गया प्रकृति का मानवीकरण। जैसे यहां पर आप देखेंगे, है ना, यहां पर आप देख रहे हैं एक लड़की है और यहां देखिए इसको गर्मी लग रही है, और गर्मी लग रही है तो इसने क्या लगा लिया, एसी लगा लिया। लेकिन जब आदि मानव थे तो क्या वो एसी लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे। क्यों लगा? क्योंकि उनके पास तकनीक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था। जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो प्रकृति के हिसाब से चलते थे। आज मनुष्य क्या कर रहा, प्रकृति को अपने हिसाब से चला रहा। आज हमको जाना है कहीं पर, पहले उड़ने का काम सिर्फ पक्षी करते थे, आज हम भी उड़ते हैं। हमारे पास क्या है, जहाज है, कोई टेंशन नहीं है, बैठिए और उड़ जाइए। आज हमारे पास मोबाइल है, हर साधन हमारे पास है, एवरीथिंग। तो आज मनुष्य ने प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लिया है। इसी चीज को कहा गया है प्रकृति का मानवीकरण। आपको नोट्स दिया जाएगा, आप उसको देखेंगे, समझेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, है ना। तो प्रकृति का मानवीकरण का मतलब होता है, यहां पर देखिए, प्रकृति पर मानव का सुविधा अनुसार नियंत्रण। यानी ये अगर प्रकृति है तो मनुष्य ने इस पर अपना नियंत्रण कर लिया है। और जब मनुष्य प्रकृति पर नियंत्रण कर ले तो उसे ही हम कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। जैसे ये हुआ कैसे, अगर सवाल उठेगा ये हुआ कैसे, तो ये टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी को हम अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है, क्योंकि लोगों के पास इतनी ज्यादा तकनीक आ गई है कि हर चीज की व्यवस्था वो कर लिए हैं। कोई भी समस्या उनको आती है तो वो उसका उपाय ढूंढ लेते हैं और प्रकृति को अपने हिसाब से वो ढाल लिए। अभी ठंड अगर लगने लगेगी तो हीटर चालू कर लेंगे, गर्मी अगर लग रही है तो एसी या फैन चालू कर लेंगे, अगर हमें विदेश जाना है तो हम पैदल नहीं जाएंगे या हवाई जहाज का इस्तेमाल कर लेंगे, दूसरे जिला में जाना है तो मोटर वाहन का इस्तेमाल कर लेंगे। जबकि पहले ऐसे ही चलना पड़ता था। पहले नदी अगर होती थी, बारिश आ जाती थी तो कोई पाप नहीं करता था, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप समझिए हो जाता था। लेकिन अब क्या गया, नदी पर भी पुल बना दिया गया है, लो हम तुम पर भी भारी हैं और उस मनुष्य उस पर भी पार हो जा रहा है। तो इसी चीज को कहा गया प्रकृति का मानवीकरण। आगे हम देखेंगे, प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरणीय बंदिशों को कम करता है थोड़ा सा। मानव भूगोल की विचारधारा पढ़ेंगे। मानव भूगोल की हमने पहले बोला था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम विचारधारा पढ़ेंगे, विचारधारा के बाद हमने बोला परिभाषा कुछ कुछ अलग विद्वानों ने दिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल की विचारधारा 3 है, नियतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। आगे देखते हैं नियतिवाद है क्या। मानव प्रकृति का गुलाम है। किसी ने ऐसा कहा कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का गुलाम है। अगर इस विचारधारा को आप मानते हैं तो इसी विचारधारा का नाम नियतिवाद है। और इसको बताने वाले व्यक्ति जो है, ऐसा कहना किसका था, फ्रेडरिक रैटजेल का था, फ्रेडरिक रैटजेल। और फ्रेडरिक रैटजेल कौन है भैया, अभी बताए थे, जल्दी से बताइएगा कौन है। तो आपको बताए थे मानव भूगोल के जनक बताए थे। इन्होंने ही एक बात कहा कि मनुष्य जो है प्रकृति का गुलाम है, और इसी विचारधारा पे वो मानते थे, इसी विचारधारा को वो आगे बताते थे। इस विचारधारा को कहा गया नियतिवाद। जब कोई ये कहे कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम है, इट मींस वो नियतिवाद विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति है। जबकि आगे हम बात करते हैं दूसरा, संभववाद। संभववादी, ये संभववादी क्या है? संभववादी का मतलब अगर प्रकृति को अपने हिसाब से जब मानव चला सकता है तो समझिए आप उस विचारधारा को अगर मानते हैं कि हम प्रकृति को अपने हिसाब से चला सकते हैं, तो समझिए आप कैसे हैं भैया, संभववादी विचारधारा के हैं। और इस विचारधारा को बताने वाला जो व्यक्ति था वो फ्रांस के थे, और फ्रांस के बहुत बड़े इतिहासकार थे जिनका नाम लूसियन फैब्री था। क्या नाम था? लूसियन फैब्री था। 1925 में उन्होंने एक किताब भी लिखा था जो रिफिकल इंट्रोडक्शन, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, टू हिस्ट्री, ये इन्होंने किताब लिखा था।
तो याद रखेंगे संभववादी क्या है भाई? तो संभववादी का मतलब हो जब कोई ये माने, जब किसी की विचारधारा ये बताए कि प्रकृति को मनुष्य अपने हिसाब ढाल सकता है, तो समझिए उस विचारधारा को संभववादी कहा गया। इस विचारधारा को बताने वाले लुसियन फैब्री थे, और लुसियन फैब्री ने उन्होंने अपने 1925 में किताब लिखा था। आप किताब का नाम है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। आगे बात करते हैं नव निश्चयवाद। अब देखिए नव निश्चयवाद क्या है ये समझिएगा। एक समय ऐसा था जब मनुष्य कह रहा है कि हम कौन से भाई थे, आप देखिए आपको बताएं क्या थे, नियतिवाद थे। नियतिवाद का मतलब क्या था? ये मनुष्य जो है प्रकृति का गुलाम था और बहुत काम धीरे धीरे से करता था, जो मिला जितना मिला खा के रह गया। दूसरा हम आगे संभववादी। ये संभववादी में क्या है, हमने मनुष्य ने क्या किया, प्रकृति को ही गुलाम बना लिया और लगातार पेड़ों को, हमारे जलवायु को, सारे चीज को मनुष्य डिस्टर्ब करने लगा, जिससे बहुत क्षति होने लगे। एक समय ऐसा था कि हम बहुत धीमे थे, एक समय ऐसा था कि हम बहुत ज्यादा तेज हो गए। तो अगला जो विचारधारा आया, उस विचारधारा का नाम है नव निश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ, रुको और जाओ, मिट जाएगा ऐसे सर, इसको करके ये वाला, हाँ रेजर, रुको और जाओ। नव निश्चयवाद का दूसरा नाम हम बताते हैं आपको, जिसको कहा गया रुको और जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि भाई आपको यह नहीं कहा जा रहा है कि आप विकास कार्य मत कीजिए, कीजिए लेकिन थोड़ा धीरे धीरे कीजिए। ऐसा कीजिए जैसे आप पढ़े होंगे 10th में, सतत विकास, ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे, अपनी पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर अगर कोई विकास करते हैं तो उस विकास को हम कहते हैं सतत विकास। तो उस सतत विकास जैसा अगर आप काम करते हैं, तो उस विचारधारा को अगर आप मानते हैं, तो उस विचारधारा का नाम है नव निश्चयवाद। थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे क्या, देखे जरा कैसा हुआ है। आज पहला दिन है, थोड़ा सा नया जगह है। हाँ रुकिए थोड़ा सा, हाँ काटिए ना, वो तो बाद में जोड़ लीजिएगा ना। कितना देर का हुआ है? 20-25 मिनट। नया जगह कहीं भी जाते हैं ना, अपना वाला फीलिंग थोड़ा लेट से आता है। अपना क्लास में क्या होता है, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सेशन। क्या हाल चाल? थैंक यू सर। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या क्या है, उस पहले टॉपिक को एक बार हम ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहले विषय सूची की बात करते हैं, तो विषय हमारा पहले हम पढ़ेंगे कि हमने आपका टॉपिक रखा मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का परिचय क्या होगा? कोई आपसे सवाल कर सकता है कि मानव भूगोल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो हम सबसे पहले परिचय जानेंगे, इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर जानेंगे मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। तीसरा हमारा पॉइंट है मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट हमारा है मानव भूगोल की क्या परिभाषा हो सकती है, क्योंकि अलग अलग भूगोल के जो जानकार थे उन्होंने भूगोल के बारे में, मानव भूगोल के बारे में अलग अलग परिभाषा दिया है, इसलिए उन परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। और सबसे अंत में हम जानेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र कहाँ है, कौन कौन मानव भूगोल के क्षेत्र है, कौन कौन से उप क्षेत्र है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आगे हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल उठेगा कि भूगोल के जनक कौन है। सवाल आपसे पूछ सकता है, आप कोई भी विषय पढ़ते हैं तो पूछ सकता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के जनक कौन है। तो याद रखेंगे भूगोल के जो जनक है और सवाल ये भी उठेगा प्लेटो कहाँ के थे, तो वो ग्रीक यानी यूनान के थे और बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तो आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तो यही क्लियर हो गया। सवाल ये है कि भूगोल के जनक माने जाते हैं, तो भूगोल के जनक हम मानते हैं प्लेटो को, जो कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। अब दूसरा हम परिचय की ओर बढ़ेंगे। सवाल यही उठ सकता है कि भूगोल है क्या। हम भूगोल पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं
क्या कैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत? एक और बना लीजिए इंग्लिश का थोड़ा एक इंट्रो, इसको पार्ट 2 जो है ना हम बना के भेज देंगे, इसका 20 मिनट 15 मिनट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, तब तक इतना लोड कर पार्ट 1 कर दीजिए, एक इंग्लिश का हम बना देते हैं। काट दीजिए। हाँ काट दीजिए।